बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। वृक्ष लगाए, हरियाली फैलाए, ठंडी ठंडी हवा पाकर खुद को स्वस्थ बनाए। हमारी आन, हमारी शान, वृक्ष से ही तो है झारखंड की पहचान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो बिना देर किए हम सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और जानते हैं मंडी में सब्जियों का क्या है भाव। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्षा के जल को तालाब में या बांध कर जमा रखें। धान का बिचड़ा उगाने के लिए तैयारी करें शुरू। अगाध फूल गोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा कतकी। अब समाचार विस्तार से। वर्षा के जल को तालाब में या बांध कर जमा रखें। इस पानी से खरीफ फसल को सुखाड़ से बचाया जा सकता है और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। किसान भाई, धान का बिचड़ा उगाने का अभी उचित समय है। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। धान के खेत का 10वां हिस्सा बिचड़ा उगाएं। बिचड़ा गिराने के लिए ज़मीन की सतह थोड़ा ऊपर रखें। गड्ढा नहीं हो, बिल्कुल समतल ज़मीन होना चाहिए। धान बिचड़ा गिराते समय 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटाश खेत में डालें। बिचड़ा 15 दिनों के होने के बाद 1 किलो नाइट्रोजन दे सकते हैं। किसान भाई, यदि आप अरहर की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं तो जुलाई प्रथम सप्ताह तक कर ले, क्योंकि बारिश तेज़ होने पर पौध के सड़ने गलने की संभावना होती है। अरहर की बुआई प्री मानसून में करना फ़ायदेमंद होता है। किसान भाई, अरहर की बुआई के लिए उचित समय प्री मानसून में खेत की तैयारी करते हैं तो लगभग आपका जून का फर्स्ट वीक से पानी हल्का फुल्का आना शुरू हो गया है, तो खेत की तैयारी तो चालू है। आप मध्य जो है जून से लेकर के आप फर्स्ट वीक जुलाई तक अरहर लगाने की कोशिश करें, जिससे बाद में पानी बरसात तेज़ हो जाएगा तो उस समय दिक्कत हो जाता है, या पौधे जो है सड़ने गलने और या जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए प्री मानसून जो पानी गिरा है उसमें आप लगाने की कोशिश करें। अगाध फूल गोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कुंवारी, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, अर्ली सिंथेटिक लगाएं। अगाध फूल गोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीटों के रोकथाम के बारे में। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। किसान भाई बहन, आज हम बातें करेंगे अरहर की वैज्ञानिक विधि से खेती एवं देखभाल। जो भी किसान भाई बहन अरहर की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये अंक है खास। तो बिना देर किए आइए आपको दिखाते हैं। हमारे देश किसान, हमारे किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं हमारे देश की नींव हमारे किसान हैं और इस नींव को मजबूत रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। जी हाँ किसान भाइयों, तो हम इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आ पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। सर, हम आज बात करने जा रहे हैं दलहन फसल अरहर के बारे में। जी सर, हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताएं कि जो दलहन फसल है अरहर की, उसका सही समय क्या है और कौन से उन्नत किस्म की वो बीज लगाएं जिससे उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। सर, किसान भाइयों, लगाने का जो उचित समय है आपका खरीफ है। खरीफ जो है जून का जो पहला सप्ताह से शुरू हो जाता है। प्री मानसून जब आता है उसी समय इसको लगाने की तैयारी करते हैं। फार्मर लोग जो है अभी खेत की तैयारी शुरू कर दिए होंगे और ये प्री मानसून के टाइम में जो नमी आता है उसी में जुताई करके इसको मिडिल जून या लास्ट जून या जुलाई का फर्स्ट वीक तक इसको लगा देते हैं। मेन रेनफॉल होने के पहले ही इसको लगाया जाता है। और लगाने के टाइम ये ध्यान रखें कि हमारी जो ज़मीन है, ये आपकी जो टाण वाली ज़मीन रहती है, तो उसमें पानी का निकास अच्छा होना चाहिए और उसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट की मात्रा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये फसल जो है लगभग 6 से लेकर के 8 माह, 9 माह, 10 माह तक भी अलग अलग वेराइटियाँ रहती हैं। तो हमारे रांची में लगभग ये 13,275 ये हेक्टेयर ज़मीन में हमारे यहाँ अरहर लगता है और झारखंड में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन में इसकी खेती की जाती है। सर, एक मिनट में आपसे पूछना चाहूँगी, ज़मीन की आप जैसे कि बात कर रहे हैं सर, तो इसके लिए एक कहते हैं ना, सही मृदा कौन सी होगी सर अरहर फसल की खासकर खेती के लिए? अरहर की खास खेती के लिए ज़मीन जो है जल निकास युक्त होना चाहिए। पानी का निकास उसका बढ़िया रहना चाहिए। अगर उसमें दोमट मिट्टी मिलती है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा बलुअट मिट्टी भी है तो भी उसमें चलेगा, लेकिन पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। ठहराव होने से वहाँ पर मरने का शिकायत रहता है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि हमारा अगर पानी बरसता है तो उसको हमें निकालने का उचित प्रबंध जरूर किया रहना चाहिए। और सर, उन्नत किस्म क्या क्या है जो अभी लगाएंगे हमारे किसान भाई तो उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है? सर, उन्नत प्रभेद के लिए इसमें बोला जाता है कि ये अरहर लगभग आपका 5-6 महीने से लेकर के अलग अलग ड्यूरेशन का रहता है। 8 महीने का भी रहता है और यह जो है 9 से 10 महीने के भी रहता है। तो जो आपका कम अवधि का अरहर है, जो 5 से 6 महीने का है, जैसे कोयम्बटूर 5, कोयम्बटूर 6 और शारदा मानक 120, ये अलग अलग प्रभेद हैं जो अच्छी वेराइटियां हैं। इनको लगाना चाहिए, कम समय में आपका हो जाता है। लेकिन कुछ जो है मध्यम अवधि की होती है, जैसे LRG 41, राजीव लोचन, या जो है आपका दूसरी प्रभेद है ये IPM 204। ये प्रभेद जो है आपकी लगभग 180 से 200 दिन के बीच में हो जाती है। कुछ प्रभेद लंबे अवधि की है, 8 महीने की है,
तो लगभग 240 दिन में हो जाती है। जैसे नरेंद्र अरहर 2 और मालवी 9, मालवी 12, मालवी 3, ये प्रभेद जो है अच्छी वेराइटियाँ हैं। या जो है बहार और अलग अलग टाइम पे अलग अलग अच्छी अच्छी जो वेराइटियाँ आती हैं, इसको पता करके मेन चीज़ देखना होता है इसमें विल्टिंग का प्रॉब्लम न आए। ऐसी वेराइटियों का चुनाव करना चाहिए जो फूल फल आते समय मरने लगती हैं, उन सबको अपना कोशिश करना चाहिए कि न लगाएं। और प्रयास ये भी रहना चाहिए कि एक खेत में अगर अरहर लगाए तो अगली बार उस खेत में अरहर न लगाए। अगर किसान के अंदर ये है कि हम लंबे अवधि तक रख सकते हैं तो मालवी 13 भी और नरेंद्र अरहर 2 भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और कम अवधि के लिए से? कम अवधि के लिए कोयम्बटूर 5, कोयम्बटूर 6 और मानक, ये जो वैरायटियां हैं इनको जो है लगाने से आपको लगभग 5 से 6 महीने में हो जाता है। सर, जब खेती लगा लेते हैं, फसल लगा लेते हैं, उसके बाद इनको बहुत खरपतवार की समस्याएं आती है सर, तो उससे इनका कैसे निवारण वो कर सकते हैं हमारे किसान भाई? अरहर में मेन होता है कि इसका जो शुरुआत ग्रोथ बहुत स्लो रहता है। ऐसी स्थिति में अगर हम अरहर लगाते हैं मोनोक्रॉपिंग में तो वहाँ पर वीड खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए इसको लाइन से लगाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसको अगर इंटर क्रॉपिंग में हम जाएँ तो हमें लगभग अलग से अतिरिक्त फ़ायदा हो जाता है। तो अरहर की एक लाइन के बीच में चाहें तो हम भिंडी लगा दें एक लाइन, अरहर की एक लाइन में हम चाहे तो फ्रेंच बीन लगाएं या बोदी लगाएं या जो है मक्का लगाएं, या अरहर के साथ साथ लोग जो है आजकल तिल भी लगाते हैं या मूंगफली लगाते हैं। बहुत ऑप्शन रहता है अरहर और मक्के के साथ। तो अरहर का जो पौधा होता है जब धीरे धीरे बढ़ता है उस स्थिति में हम लगभग 2 से 3 महीने में दूसरी फसल तब तक ले लेते हैं। जब हम फसल ले करके हट जाते हैं तो अरहर का पौधा जो है चारों तरफ से फैल जाता है और वो जगह ले लेता है। तो जब भी अरहर लगाएं तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि हम इसको इंटर क्रॉपिंग से जोड़ें और जिससे वहाँ पर खरपतवार भी साफ़ सुथरा रहे, उनका देख रेख भी जो है बढ़िया ढंग से होते रहे और हमें इनकम का स्रोत भी बढ़िया रहे। हमें लगभग जो है अतिरिक्त आय भी मिलेगा। अगर हम बरसात में भिंडी लगाएंगे, बोदी लगाएंगे, फ्रेंच बीन लगाएंगे, तो या अगर ये नहीं लगाते हैं तो हम जो है फसल में जाते हैं, तिल लगाते हैं या उड़द लगाते हैं, मूंग लगाते हैं या कोई स्वीट कॉर्न भी लगाने चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अतिरिक्त लाभ होता है। सर, जैसे कि फसल जब लग जाती है उसके लिए मतलब एक आसान तरीका मतलब कौन सा है जिससे वो आसानी से अपने खरपतवार को नियंत्रित कर सके सर? ऐसे तो जो मतलब पुराने तरीक़ों से वो करते आ रहे हैं, लेकिन अगर भारी मात्रा में अगर वो फसल लगा रहे हैं उस बीच में उनको मतलब जब मजदूर नहीं मिलती है तो उस समय वो क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में पहले तो मैनुअल जो है वीड हटाते हैं, लेकिन अगर लाइन से लगाते हैं, लाइन से करने का मतलब कि अगर उसका अवधि कम है तो वहाँ पर हम अवधि कम के हिसाब से लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर रखेंगे। मध्यम अवधि है तो हम 60 से 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन रखेंगे। अगर हमारा ज़्यादा अवधि की है तो वहाँ पर हम लगभग 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। तो जो दूरी है उस दूरी के बीच में अगर हमने एक फसल कोई भी लगाया है तो उसमें कोनो वीडर चलाएंगे, ये कोनो वीडर ने व्हील हो चलाएंगे तो खरपतवार वहाँ का पूरा नष्ट हो जाएगा और निकाह उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आप दवा तो चला सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि दवा से बचने के लिए जो पेंडिमेथिलिन दवा चलता है तो प्री इमरजेंस जो है बुआई के समय ही हम दे देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको लाइन में हम अपना व्हील हो चलाएं तो इससे हमारा निकाई कुड़ाई हो जाएगा। लगभग ये आपका पौध में 45 दिन के पूर्व तक खरपतवार नहीं रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हम उर्वरक देंगे या गोबर खाद देंगे पौध को सही प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए लगभग हम लोग गोबर की सड़ी हुई खाद 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिससे पौध का वृद्धि विकास अच्छा होगा। और उर्वरक जो बात होता है 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास। तो 25 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है तो लोग जो है शुरू में देते हैं और फास्फोरस और पोटास को भी पूरी मात्रा दे देते हैं, लेकिन थोड़ा बचा कर रखना चाहिए निकाई उकाई हो जाने के बाद। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम लोग जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है? हाँ, जैविक खेती में या नेचुरल फार्मिंग आ सकते हैं। तो बीज को पहले जो रासायनिक से आप उपचारित करते थे जैसे बेबिस्टीन है, तो उसके जगह पर आप जीवामृत, बीजामृत को लगा सकते हैं। तो जीवामृत को करने के लिए 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गाय का मूत्र और 20 लीटर पानी और 250 ग्राम उसमें चूना मिला करके 24 घंटे तक रख देते हैं। और फिर उसके बाद उसको फिर छान करके आप जो है उसमें बीजा को डुबा देते हैं लगभग 7 से 8 घंटा और फिर उसको लगाएंगे तो उसमें उसमें हार्मोनल इफेक्ट पड़ेगा,
न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा और जर्मिनेशन अच्छा होगा। और साथ ही साथ ये भी देखें कि अगर अरहर तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जैविक ही जाता है, क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा केमिकल ज़्यादा ये सब यूज करते नहीं हैं जो इंटीरियर एरिया है। तो उसके अगर आप जैविक रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आप जो है जीवामृत, जो आजकल बहुत चर्चा है, जीवामृत मतलब कि 200 लीटर का ड्रम में 180 लीटर पानी रहेगा, 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर मूत्र जानवर का देसी गाय का, और 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन, और बड़े पेड़ ये बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, 1 मुट्ठी मिट्टी उसमें डालेंगे और 10 दिन तक बोरे से ढक करके रखेंगे, घुमाते रहेंगे। और उस पानी को अगर हम सिंचाई के माध्यम से अगर ज़मीन में देते हैं या छिड़काव के माध्यम से जाते हैं तो हमारा वहाँ बैक्टीरिया जो है लगभग 1 ग्राम में 7400 करोड़ बैक्टीरिया बढ़ता है। वो हमारे ज़मीन में पौधों की आपूर्ति के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब की आपूर्ति करने में मददगार हो जाता है। इसलिए हम चाहें तो हम जो है जैविक या जो है नेचुरल फार्मिंग के रास्ते से ही जा सकते हैं। सर, जैसा कि हम फसल लगा लेते हैं उसके बाद हमारे किसान भाइयों को कीट का भी थोड़ा सा परेशानी होता है, कीट के लिए भी वो परेशान हो जाते हैं जब कीट लगने लगता है, तो पहले से ही उसका वो उपचार कैसे करेंगे, खासकर जैविक तरीके से? सर, अगर किसान भाई आप जैविक रास्ते से अरहर की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10 परणी का प्रयोग करना चाहिए। 10 परणी मतलब 10 ऐसे पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं, जैसे अकवन है, थेथर है, धतूरा है। इसको एक हिस्सा ले लेते हैं 10 तरह के पत्ते और उसमें लगभग 4 गुना जानवर का मूत्र को जो है डुबा देते हैं उसमें, और लगभग 10 से 12 दिन में ये डिकम्पोज हो जाता है। फिर उसको छान करके अपने जर्किन में रखिए। जब आपका पौधा लगभग 1 महीने के ऊपर को हो जाए तो उस पर कुछ पत्ते पर जो है कीड़े उड़े आते हैं, तो उसको छिड़काव करने के लिए 1 भाग दवा और लगभग 10 भाग पानी मिला करके छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर जो सकिंग पेस्ट है, कीड़े नहीं आएंगे शुरुआती दौर में जो है। बाद के लिए भी आते हैं तो वहाँ पर भी आप 10 परणी यूज कर सकते हैं, या नीम अस्त्र है या अग्नि अस्त्र है आजकल जो बनाया जाता है, नीम से बने हुए जो बहुत से कीटनाशक प्रयोग करते हैं, या नीम की खली है, करंज की खली है, इनका भी प्रयोग करके हम उसको रोक सकते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, देखा ना, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। हमारे विशेषज्ञ ने आपको जो जानकारी दी, सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बातें करने जा रहे हैं मोटे अनाज के सेवन से हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा। जी हाँ, सबसे पहले तो ये जानना है कि ये मोटा अनाज क्या है और मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो बिना देर के आपको ये भी बता देते हैं। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज का सेवन और उससे होने वाले फ़ायदे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाखा सिंह जी। जैसा कि हमारा विषय है कि मोटे अनाज का सेवन हम किस तरह से करेंगे और उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इस पर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ जो है शुरुआत में बताएं कि क्यों वो मोटे अनाज का सेवन अब शुरू करें। मोटे अनाज के सेवन की आवश्यकता इस वक्त ज़्यादा है। जैसे कि हम सुने होंगे कि हमारे घर में हमारे दादी दादा सभी बोलते हैं कि अब आज के अनाज में वो बात नहीं रही जो पहले के अनाज में थी, वो ताकत नहीं रही। तो उनको तो इतना नहीं पता, साइंटिफिकली वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका यही है कि मोटे अनाज के पोषक तत्व आज के जो हम सीरियल्स ले रहे हैं उससे ज़्यादा है। मींस मिलेट में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सीरियल्स से ज़्यादा है। तो आज की लाइफ स्टाइल, जैसे कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, लोग रेडी टू ईट खाना पसंद करते हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, सबको टाइम की कमी है, तो सब पैक्ड प्रोडक्ट रेडी टू ईट खाना पसंद कर रहे हैं। मीन्स उनके लिए बनाने में मुश्किल आ रही है, इस वजह से वो जल्दी जो मिल जाए। और मेन चीज़ है कि सभी को टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख के भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ऐसे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। गांव में भी लोग सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है मतलब ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा, बस टेस्ट के नाते भी लोग जा रहे हैं। तो इस वजह से मोटे अनाज से लोग दूर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए बताया था कि देश में किस तरीके से मोटे अनाज को आउटडेटेड मान के इंडिया में लोगों ने छोड़ दिया है, जबकि बाहर कंट्री में उसी को अपना रहे हैं और उसको एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं उसको अपने जीवन शैली में शामिल करने के लिए, जो इंडियन के ट्रेडिशन में था, लेकिन अभी लोग उससे दूर जा रहे हैं। और उसका मेन रीज़न है उससे होने वाले फ़ायदे और उसके पोषक तत्व। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मोटा अनाज क्या है
और अब किस तरह से उसे हम बाज़ार से खरीद सकते हैं? मोटे अनाज है, जैसे कि अभी तो मोटे अनाज आते हैं, जैसे कि मिलेट ग्रुप होता है, सीरियल्स एंड मिलेट ग्रुप में जो मिलेट आते हैं वो उसको मोटे अनाज कहते हैं, जिसमें कि चावल और गेहूं शामिल नहीं है। उसमें जौ, बाजरा, मक्का, सामा, सांवा, कुटकी, कंगनी, कुट्टू, ये सब चीज़ें आती हैं। अभी तो लोगों को उसको प्रॉपर नाम भी किसी को नहीं पता होगा इन चीज़ों का। तो अभी क्या है कि मल्टीग्रेन नाम से भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, मल्टीग्रेन करके, तो हम वो ले सकते हैं। अगर हम रॉ लेके उसको मिलिंग करा के घर पे प्रोसेस करके अगर उसको डाइट में शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे लेकिन फिर भी अगर अर्बन एरिया में अगर हम मार्केट में जाके, मॉल में जाके, तो मल्टीग्रेन प्रोडक्ट ले सकते हैं और हम ओट्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। ये तो मोटे अनाज का हम जो हमारा खान पान है अभी जो हम बनाते हैं किस तरह से शामिल कि मोटे अनाज में मोस्टली ग्लूटेन कम होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो ज़्यादातर गेहूं में होता है, तो उससे रोटियां अच्छी बनती हैं। तो इनिशियली तो हम शुरुआत में हम मोटे अनाज को मिक्स करके, गेहूं के आटे के साथ हम मिक्स करके बना सकते हैं अगर हम रोटी बना रहे हैं तो। अदरवाइज़ हम उसको सत्तू के रूप में भी ले सकते हैं। सत्तू बस फ्लोर को पानी में मिक्स किए और इंस्टेंटली उसको पी गए। और उसका लड्डू भी बनाते हैं, जैसे कि दिव्यान में बनता है, मड़ुआ का लड्डू बनता है स्पेशली। तो वो मड़ुआ का तो एक मोटे अनाज में भी सबसे अच्छा मैं अनाज को मानती हूँ, मड़ुआ को मानती हूँ। हालांकि सभी का अपना एक गुण होता है, लेकिन मड़ुआ कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। तो उसका हम लड्डू या फिर सत्तू या फिर कचौरी वगैरह भी कभी ओकेजनली हम कचौरी वगैरह या कुछ और डिलीशियस फूड के उसमें रूप में भी खा सकते हैं। आजकल एक बात काफ़ी चर्चा में होती है कि जो बीमार हैं, जैसे कि जिन्हें डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, इन लोगों को काफ़ी मोटे अनाज जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मोटे अनाज में मेनली उनका पोषक तत्व की वजह से उसकी इतनी गुणवत्ता को अभी फिर से हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जैसा कि इंडिया ने प्रपोज़ किया था यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली को कि 2023 को डिक्लेयर करने के लिए मिलेट ईयर का, मीन्स 2023 जो अपकमिंग ईयर है उसमें वो मिलेट ईयर के नाम से यूनाइटेड नेशन में इसको डिक्लेयर। इसका उद्देश्य यही है कि लोग मोटे अनाज को जाने, फिर से जाने और उनको अपने डाइट में शामिल करें, जिससे कि इंडिया एज वेल एज पूरा वर्ल्ड ना रोग मुक्त हो सके, डिजीज़ फ्री। तो इसका यही वजह है कि वो कैसे डिजीज़ को कंट्रोल करता है। उसके ये जो थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है उसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे कि वो, अब डायबिटीज़ की बात कही आपने, तो वो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को बाइंड कर लेता है फाइबर होने के नाते। और वो एज सच वो ब्लड शुगर बॉडी में एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं हो, मतलब स्लोली एब्जॉर्ब होता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, स्लोली होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ को क्योर करता है। तो डायबिटिक पेशेंट को ओबेसिटी को भी क्योर करता है। और प्रचुर मात्रा में फाइबर होने की वजह से वो जो पाचन तत्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, पाचन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उनको क्योर करता है, जैसे कि ओबेसिटी, कब्ज को क्योर करता है। और इसको अब जो असंक्रमित बीमारियां होती हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़, हृदय रोग, फैटी लीवर, ये सब को भी कंट्रोल करता है। इसमें फ्लेवोनॉइड, फिनोलिक कंपाउंड जो कि हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, वो हमारे असंक्रमित बीमारियों को क्योर करता है। तो इस वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है, इसका पोषक तत्व इस वजह से ज़्यादा है और इसको हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। क्या बच्चों के लिए मतलब कैसा रहता है, बच्चों का जो विकास है उसमें किस तरह से सहायता करते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको किस तरह से मोटे अनाज फ़ायदा पहुंचाते हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। मैडम, जैसा कि मैं बोली थी, मड़ुआ को मैं ज़्यादा अच्छा मीन्स मोटे अनाज में भी मड़ुआ को मैं स्पेशली ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूव हुआ, इवन मेरे खुद के PhD रिसर्च में मैंने पाया है कि मोटे अनाज से जो बोन होता है वो स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, मतलब मड़ुआ स्पेशली इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये बोला है कि जो अगर हम डाइटरी उसमें जाएं, नॉन डेयरी प्रोडक्ट में जाएं, जो डेयरी के अलावा जो अनाज का कैटेगरी है उसमें अगर हम जाएं, तो सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत है रागी, माने मड़ुआ। तो मड़ुआ है कि उसमें कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में बोन का जो ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बोन को जो स्ट्रेंथन करने के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो हमें मड़ुआ से मिल सकती है। बच्चों को उनको देना चाहिए। बुजुर्गों में भी
उनको हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उनका समय की वजह से, एज की वजह से, तो उनको भी मजबूती, हड्डियों की मजबूती, दांतों की मजबूती के लिए मड़ुआ का कंजप्शन को हम सजेस्ट करेंगे कि उनको अपनी डेली डाइट में लें। और 100 ग्राम मड़ुआ में 344 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है, जिसकी वजह से वो बच्चों और उन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। आयरन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए मैं बोलूँगी कि महिलाओं को भी इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनका इंडिया में तो बहुत मोर देन 50% लेडीज़ जो एनीमिक है, और झारखंड में 90% अप्रॉक्स, जिसमें से कि 30% सीवियर हैं और अदर माइल्ड टू मॉडरेट हैं। तो एनीमिया इतना ज़्यादा स्तर पे होने महिलाओं में पाए जाने की वजह से मैं ये सजेस्ट करूँगी कि उनको मड़ुआ का कंजप्शन डाइट में मीन्स इंक्लूड करना चाहिए, मड़ुआ को इंक्लूड करना चाहिए। तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से हम मोटे अनाज को अपने डाइट में शामिल करें, अपने खान पान में शामिल करें, और जो विभिन्न तरह की असंक्रमित बीमारियां हैं उससे भी हम निजात पा सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे शारीरिक विकास है बच्चों का, महिलाओं के लिए ये काफ़ी अच्छा है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार। देखा ना किसान भाई बहनों, मोटे अनाज का सेवन कीजिए और खुद को स्वस्थ बनाइए। आज के अंक में इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।